विरासत और संस्कृति के साथ। सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष कहां तक पहुंचा है, और इस बीच में भारत की सहायता फिलिस्तीन को पहुंच चुकी है। भारत उन देशों में से है जिनकी सहायता सबसे पहले पहुंची है। तो एक तरफ फिलिस्तीन के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता भारत की बिल्कुल बरकरार है, और आतंकवाद पर कड़ा रुख भी भारत का बरकरार है। उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की जो तनातनी है ये इंडी अलायंस के रंग में भंग डाल रही है। क्या अखिलेश अब इंडी के बजाय पीडीए की बात करने लगे हैं? इस पर करेंगे चर्चा कि क्या धींगा मुश्ती चल रही है वहां पर। और इसके बाद बात करेंगे 5 राज्यों में जो चुनावी संग्राम है उसको लेकर। जिनके टिकट कट गए हैं वो अलग ताल ठोक रहे हैं। सभी पार्टियों में लगभग ऐसे हालात हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ज्यादा बड़ी है। और इसके बाद बात करेंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे, कौन है इस वापसी के पीछे? क्या एक बार फिर से फौज नवाज शरीफ को अपना फिर से मोहरा बनाना चाह रही है क्या? इस पर करेंगे बात। ये सारी चर्चा होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5 राज्यों के चुनावों में मिजोरम में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा, G20 सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर दिलाई भारत को खास पहचान। पूरी दुनिया से जोड़ने का बेहतर मौका साबित हुआ G20 सम्मेलन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आज इजरायल पहुंचने का कार्यक्रम। इस बीच भारत की मानवीय सहायता की पहली खेप पहुंची फिलिस्तीन। 4 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वतन वापसी। जनवरी में संभावित चुनाव के मद्देनजर चौथी बार सत्ता में हो सकती है उनकी वापसी। तो क्या इस वापसी में फौज की है भूमिका? और शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा इजराइल हमास युद्ध को लेकर।
तो इजराइल हमास संघर्ष 17वें दिन भी जारी है और इसी के तहत बीती रात में गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। तो ये संघर्ष लगातार 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बात अगर आतंकवादी हमले की सबसे पहले करें जिससे शुरुआत हुई थी, तो इजराइल में मृतकों की संख्या 1400 से अधिक हो चुकी है। तो वहीं गाजा में अब तक 4600 से भी अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आज इजराइल दौरे का कार्यक्रम है। अमेरिका के साथ ही कई यूरोपीय देशों के प्रमुख पहले ही इजराइल का दौरा कर चुके हैं और इन सब के बीच भारत की मानवीय सहायता की पहली खेप फिलिस्तीन पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का दिया था भरोसा। सबसे पहले मानवीय सहायता उपलब्ध कराने वाले देशों में से भारत आगे है। फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए भारत की प्रतिबद्धता का ये एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर भारत का बहुत ही साफ और कड़ा रुख है, उससे कोई समझौता नहीं। आतंकी हमास के हमले से पीड़ित इजराइल को पीएम मोदी ने भारत की ओर से खुला समर्थन दिया है। इसलिए भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, भारत का रुख बिल्कुल साफ। फिलिस्तीन के आम नागरिकों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है भारत की, लेकिन हमास जैसे आतंकियों का खुला विरोध और कड़ा विरोध भारत की तरफ से है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अमृत, क्या अपडेट है? सबसे पहले यही बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का भी इजराइल का दौरा होने वाला है। हम जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, यूरोप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, ये सब वहां का दौरा कर चुके हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति का भी दौरा है। क्या कुछ इस दौरे के दौरान किन बातों पर फोकस रहने वाला है अमृत? देखिए, आज लालचंद्र जो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, वो यहाँ पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात आपने की, वो कल यहाँ पहुँच रहे हैं। मार्क रूट यहाँ के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहाँ फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से वो मुलाकात करेंगे। तो वेस्टर्न मुल्कों के दौरे लगातार जारी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अलग अलग मुल्कों के लोगों से बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी फोन पर कई देशों के प्रमुखों से बात की। तो कूटनीतिक प्रयास जारी हैं कि इसका क्या हल निकाला जा सके। पर जो जमीन पे हमें समझ आ रहा है वो ये है कि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इनफैक्ट उसने और इंटेंसिफाई कर दी है। कल रात कही जा रही है कि अब तक में 17 दिनों में चले इस युद्ध की सबसे भयानक और खतरनाक और तीव्र रात थी। पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में। एक जबालिया करके रिफ्यूजी कैंप है, उस पर एयर स्ट्राइक हुई और उसमें करीब 19 लोग मारे गए। तो ये लगातार बॉम्बिंग जारी है। इजराइल खुद मान रहा है कि हमने इंटेंसिटी तेज कर दी है और इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लगातार जब तक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं करेंगे। वहीं कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका आउटकम फिलहाल ये हो सकता है लालचंद्र के ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसकी लगातार आवाजाही चलती जाए और रफा क्रॉसिंग से जो ट्रक्स जा रहे हैं वो जाते रहें। अगर हो सके तो उसकी संख्या बढ़ाई जाए, पर उससे ज्यादा। और दूसरा, हॉस्टेजेस को रिलीज करने की जो कवायद है वो तेजी पकड़ रही है। कतर के थ्रू नेगोशिएशंस हो रही हैं, पर जंग अभी थमने का कोई संकेत नहीं दे रही है। मानवीय सहायता की बात आपने की। भारत उन सबसे पहले के देशों में से है जिसकी मानवीय सहायता फलस्तीन को पहुंच चुकी है। अमृत,
हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, आसपास के भी पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनकी मानवीय सहायता अभी तक नहीं पहुंची है, जबकि भारत की मानवीय सहायता पहुंच चुकी है। तो भारत की जो फलस्तीन के प्रति प्रतिबद्धता है, उसी का ये सबूत, उसी का ये प्रमाण कि एक तरफ आतंकवाद से भारत कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन फलस्तीन के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता है। लगता है फिलहाल अमृतपाल सिंह से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। अमृतपाल सिंह से फिर से हम संपर्क जारी रखने की कोशिश करेंगे, फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या तनातनी चल रही है इंडी गठबंधन के दलों के बीच, और खास तौर पर इन दिनों जो दिखाई पड़ रहा है वो अखिलेश यादव यानी सपा और कांग्रेस के बीच। तो 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में तकरार जारी है। अखिलेश यादव का गुस्सा यह है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की कोई अहमियत नहीं देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि जहां लोग साइकिल को जानते तक ही नहीं हैं, वहां अखिलेश का भला क्या काम। तो नाराज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, इंडी नहीं बल्कि पीडीए के मुद्दे पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और कांग्रेस को सिखाएंगे सबक। तो ये पीडीए क्या है? पीडीए है कि अखिलेश यादव अपने जातीय फॉर्मूले में मुस्लिम और यादव के अलावा दलित को भी जोड़ने की बात करते हैं। तो अखिलेश सीधी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जाति की संख्या बड़ा करने से चुनावों में वोटों का बड़ा शेयर भी मिल ही जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। पीछे के विधानसभा चुनाव को देखिए, लोकसभा चुनाव को देखिए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का सिलसिला जारी रखा है मध्य प्रदेश में, लेकिन सपा की खुली चुनौती कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं कुछ राज्यों में। अखिलेश यादव का दावा है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक को साथ नहीं लेंगे तब तक कामयाबी मिलेगी नहीं। तो वो इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और इसी दावे को लेकर अखिलेश कांग्रेस के लिए वीआईपी सीट राय बरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि कांग्रेस का जो जाति गणना का नारा है ये तो छलावा है।
ये तो हुई उत्तर की बात। चलिए दक्षिण। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक हिंदी अखबार में लिखकर यह स्पष्ट किया है कि उनका ना तो किसी भाषा से विरोध है और ना ही धर्म से। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों और सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके नेताओं की बयानबाजी के मद्देनजर स्टालिन का यह लेख आया है। लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसे डीएमके पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का ढोंग करार दिया है। उन्होंने लिखा, उत्तर भारत के मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ जिस अखबार ने रिपोर्ट छापी, जिस पर एफआईआर दर्ज करवा दिया, अब उसी अखबार में लेख लिख रहे हैं स्टालिन। हिंदी के खिलाफ एम.के. स्टालिन अपने नेताओं से बयान दिलवाते हैं और खुद हिंदी अखबार में लेख लिख रहे हैं। और तलब है कि तमिलनाडु के किसी भी सरकारी स्कूल में त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी पढ़ाई तक नहीं जाती है। ऐसा विरोध करते हैं वहां के क्षेत्रीय दल, खासतौर पर डीएमके। स्टालिन का बदला रुख बीजेपी के समर्थन में बढ़ रहे लोगों की दिलचस्पी का एक काउंटर हो सकता है, वरना डीएमके इससे बिल्कुल उल्टा रुख लेती है। लेकिन कांग्रेस की बात कीजिए, एक सवाल जरूर उस पर बनता है कि भाषा और धर्म को लेकर गठबंधन में कोई नीति क्यों नहीं है, और वो किस नीति पर चल रही है कांग्रेस। सनातन विरोध में जहर उगलने के बाद आज अगर स्टालिन का हृदय परिवर्तन हुआ है तो ये सिर्फ उनकी राजनीतिक मजबूरी ही हो सकती है। तो विपक्ष के इंडी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस गठबंधन का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसे केवल सत्ता और कुर्सी पाने के लिए बनाया गया है। विपक्ष का जो गठबंधन है पूरी तरह से फ्लॉप है। हमने पूर्व में ही आपसे गठबंधन के समय ही कहा था, ये गठबंधन केवल चुनाव में सत्ता और कुर्सी के लोलुप लोगों का एक समूह है। इनका धरातल पर कोई तालमेल नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर जन जन में है और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख ओपी राजभर ने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। इस गठबंधन में सबकी विचारधारा अलग है और सभी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है। गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चित्र साझा करते हुए लिखा कि होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इनकलाब। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने यह लिखा है कि 24 का चुनाव और पीडीए का इनकलाब। तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस ट्वीट पर, आइए सुनते हैं। यह अखिलेश यादव का ट्वीट इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो चित्र भी देख रहे हैं जिसमें अब वो पीडीए की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और नारा दे रहे हैं, होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इनकलाब। यानी इंडी जो है अब उसे वो क्या पीछे छोड़ रहे हैं, इंडी के ऊपर पीडीए को ला रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे क्या चुनाव। ये ट्वीट तो यही सवाल पैदा करता है अखिलेश यादव की तरफ से। और कुछ वक्त पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक दैनिक अखबार में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वे किसी भी भाषा या धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि डीएमके दोहरे मानकों का अड्डा है। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए डीएमके सरकार ने मार्च 2023 में इस अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और आज एक पार्टी जिसका गुम्मिडी पुंडी के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है, उसने हिंदी में अपने निष्क्रिय प्रचार को फैलाने के लिए दैनिक जागरण की सेवा का ही उपयोग किया है। डीएमके ने हिंदी का नकली प्रचार किया,
लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए वे हिंदी का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। डीएमके द्वारा संचालित स्कूलों में 3 भाषाओं का प्रावधान है, जिसमें हिंदी भी शामिल है, लेकिन सरकारी स्कूल के छात्रों को अंग्रेजी और तमिल से आगे नहीं बढ़ाता है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार की आधिकारिक नीति है। डीएमके नेताओं को अपने राजनीतिक हित साधने के उद्देश्य से दोहरा मानक अपनाने और हमारे छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमता को सीमित करने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने जो वो इंडी के बनस्पत इंडी के ऊपर वो पीडीए का जो नारा दिया है, तो इस पर तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के नेता हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ, उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन अखिलेश ने तो इशू बना लिया है और इसके पहले भी कई नेता बना चुके हैं। तो क्या है इशू इंडी के अंदर का, और क्या पीडीए जैसा कुछ अलग से बन सकता है क्या, और क्या कुछ होने वाला है मिशन 2024 से पहले, इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अनिला जी, और दुष्यंत नागर जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत जी आपका भी इस प्लेटफॉर्म पर। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं जरिए। विनोद जी, हम जैसे पहले ही कहते थे कि ये जो धींगा मुश्ती अभी देखने को मिल रही है, कोई कहता है अखिलेश वखलेश को छोड़िए, कोई कहता है कि भाई साइकिल है नहीं, दिखता नहीं है तो कहाँ, कोई कहता है ये चिरकुट नेता क्या बयान देंगे, ये अखिलेश वखलेश, ये चिरकुट नेता, ऐसे जैसे बयान जो है अभी से आने लगे हैं। अभी तो सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है विनोद जी, जब पूरे देश में चुनाव 2024 में होगा तो उससे पहले क्या हमें इस तरह की धींगा मुश्ती और भी देखने को मिल सकती है? लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं और सबसे पहले जो आप अभी तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का जो साउंड बाइट सुना रहे थे, दरअसल वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी लखनऊ में अभी थोड़ी देर पहले पोस्टर छपे हैं। अब उस पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि वो पीडीए जो है उसका एक प्राइम मिनिस्टर पद का और एक प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी सामने में आ गया है। तो ये सीधे सीधे एक खुली चुनौती कांग्रेस के लिए है जी। अब कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे वो तय नहीं होगा। राहुल गांधी को लेकर ये इतनी मशक्कत चल रही है, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने और अखिलेश की पार्टी ने ये बात साफ कर दिया है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अखिलेश यादव है 2024 के लिए जी। लेकिन इस पोजीशनिंग को समझिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश की पार्टी को सपा को सीट नहीं मिली है, ये एक बहाना है। दरअसल उसका रीजन जो है, आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते से कांग्रेस की तरफ से कांसीराम के इसको लेके उनको एक सद्भावना रैली, और उसको कह सकते हैं कि कांसीराम चेतना रथ का कांग्रेस के अध्यक्ष जो वहाँ अजय राय है उन्होंने शुरुआत की है। और वो शुरुआत करके वो दलितों के बीच में जा रहे हैं। तो ये अंदेशा कम से कम सपा को है कि जो वोट बैंक की बात वो करते हैं मुस्लिम का और दलित को शामिल करने की बात, वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दी है कवायद यूपी में। जी जी। अगर ये सारा का खेल जो देख रहे हैं आप, इस खेल के पीछे में जो डिवीजन है वो मुस्लिम वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक के कारण में ये सब कुछ आप देख रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश का चुनाव या राजस्थान में के टिकट या छत्तीसगढ़ में उनका टिकट देने का कोई मायने नहीं रखता। मायने ये है सीधी सीधी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहल शुरू की है, तो उसके जवाब में अखिलेश ने ये पीडीए का नारा दिया है। अब ये पीडीए जो है, अब आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी राजनीति जो पिछले 30-40 साल तक भी उसके राजनीति का फॉर्मूला वो मुस्लिम यादव गठबंधन माई का रूप में लिया था। वही आप बिहार में भी देखें, आपके बिहार में भी वही चला था। जी जी। अब अखिलेश उसका विस्तार देते हुए उसमें दलित को भी जोड़ रहे हैं जी। तो उनको ये कॉम्बिनेशन लगता है कि इतने कॉम्बिनेशन में हम आके, क्योंकि वो दलित इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि मायावती का शायद वो जो सिक्का है वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए कांग्रेस उसके बीच में अपना दखल देने की कोशिश कर रही है। तो उससे पहले अखिलेश ने ये नया गठबंधन दिया है जो पीडीए का, उसने ये बताया है कि उसमें मुस्लिम का, अल्पसंख्यक का, दलित का और जो ये इसमें पिछड़ा है उसका। तो अब इसमें ये विस्तार में अखिलेश कितना भरोसा जीत पाएंगे और कितना उसका विस्तार कर पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन अखिलेश जी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसके वोट बैंक में अगर कोई सेंध लगाने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी है।
ये सारे विस्तार देखते हुए जब आप इस चीजों को देखते हैं तो पीडीए अलायंस की हालत में आप ये सामने में देखिए कि इंडिया अलायंस की बात जो आप अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, तो आज वहां पे एमपी के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ में उनके पहले भी जारी हो चुके हैं, राजस्थान में वो कई बार अरविंद केजरीवाल रैली भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि मुंबई अधिवेशन के बाद गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हमारी ये 5 कमेटी कुछ दिनों में ये तय करेगी कि सीट शेयरिंग का हमारा फार्मूला क्या होगा। और ये फार्मूला में कहीं से ये इस बात के लिए चूक गए क्योंकि कांग्रेस को इस बात का इम्कान है कि अगर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में अगर वो बेहतर कर पाती है तो शायद वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो, नहीं तो ये सपा, टीएमसी और बाकी सारे जो रीजनल पार्टी हैं उनको अपने अपने रीजनल सीट में बैक सीट पे ही बैठाएगी। ठीक है लाल जी बिल्कुल, वो ड्राइविंग सीट वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो है अभी भी। दुष्यंत जी के पास मैं पहले आता हूँ, फिर अनिला जी के पास आऊंगा। दुष्यंत जी ये बताइए कि कोई कहता है ये अखिलेश वखिलेश क्या है, कोई कहता है चिरकुट नेता, इंडी के जगह जो है वो पीडीए का नारा मिलता है। क्या आप एक विश्लेषक के तौर पर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है दुष्यंत जी? क्या आपको आवाज आ रही है? दुष्यंत जी तक आवाज नहीं आ रही। पहले मैं तब अनिला जी के पास चलता हूं, तब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। तब तक जब तक उनसे संपर्क होगा तब तक अनिला जी से। अनिला जी जिस तरह से हम देख रहे हैं पहले भी आपने मुकाबला किया हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखें या फिर 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में आपने ऐसे गठबंधनों का पहले भी मुकाबला किया हुआ है और एक बार फिर से लगता है कि घूम फिर करके वैसा ही परिदृश्य बन रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन की तो पिछली बैठक को हुए 2.5 महीने होने वाले हैं, ना तो उसकी मध्य प्रदेश में कोई ज्वाइंट रैली हुई ना उसके बाद कोई बैठक हुई। अनिला जी कामना है हर एक सनातनी को जो अपने पंथ में अपने धर्म में विश्वास करते हो और तुष्टिकरण में। भैया आवाज नहीं मिल रही है जी। अरे मुझे तो बोलने दीजिए नागर साहब। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, अभी उनको आवाज नहीं जा रही हमारी। जी 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 इनकी गलती नहीं है, इन लोगों का हाल ऐसे ही हो रखा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन ये डॉटेड इंडिया अलायंस जो बना था या चिकन पॉक्स अलायंस या इंडी अलायंस, कुछ भी नाम दे दीजिए ना, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है उसको कोई भी नाम दे दीजिए। जब ये बना था तभी समझ में आ गया था यहाँ पर सरफुटबल होनी ही है। अंग्रेजी में कहावत है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो यहाँ पर यही हुआ है। और इसमें जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने राज्य के बड़े मजबूत दल हैं, तो कोई किसी की सरपरस्ती जो है क्यों मानेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का अपमान कर दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष को कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश वखिलेश। पलट कर आकर ये कहते हैं, जब इनसे पूछा जाता है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चिरकुट बोल देते हैं, वो इनके पिताजी पे पहुंच जाते हैं। अब इनका लड़ाई का स्तर देखिए कि आप जो हैं माँ बाप को भी घसीटोगे क्या अपनी लड़ाई में जी। अब जो है इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, पीडीए बोल रहे हैं। साहब किस आधार पे बोल रहे हैं? दूर मत जाइए, 2022 में कितने पिछड़ों ने और कितने दलित ने आपको वोट दे दिया अखिलेश बाबू। यादव समुदाय को छोड़ दीजिए आप, माना कि तकरीबन 86% यादव जो है उन्होंने इनको वोट किया था, और बाकी कितनों ने किया था? अरे 30% भी नहीं किया था। यही हाल दलितों में तो खैर इनकी पकड़ है ही नहीं। केवल ये सोच रहे हैं कि एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष को मिलाकर यहाँ पर 80 सीटों पे अपनी जीत हासिल करेंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है। चमचागिरी की पूरी इस वक्त जो है होड़ लगी हुई है। आपने देखा पोस्टर बैनर भी लग गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। क्या तमाशा है भाई, इस देश को तमाशा ना बना के रखें। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो लिख के रखें। हिंदी में ठीक है। आप जरा एक चीज और बता दीजिए, अभी आपने बातचीत में कहा चिकन पॉक्स अलायंस कह लीजिए, जरा वो बता दीजिए कि ये क्यों कह रही हैं आप चिकन पॉक्स अलायंस?
आपको क्या लगता है ये लोग बहुत शेर लोग हैं? हाँ। चलिए शेर अगर समझते हैं तो ये पेपर टाइगर्स हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनकी हालत अभी वही होने वाला है जैसे अंग्रेजी में कहावत होती है ना, हेडलेस चिकन। और वो तो उधर 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 भागते रहते, उसे कुछ नहीं पता रहता कि किधर जाना है, क्या करना है। पैनिक वो ही हो चुका है, पैनिक बटन जो है इन लोगों में दब चुका है और इधर से उधर ये भाग रहे। ठीक है, कुछ नहीं है, दिशा वही नोच के इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या करना है। मैं इस पर उनका जवाब लेता हूं। दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, अब आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है सर। हेडलेस चिकन भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। 150 सीटें मध्य प्रदेश में, 120 सीटें राजस्थान में, 60 सीटें। अच्छा ठीक है, सेफोलॉजी बाद में होगी, सेफोलॉजी बाद में। पहले जरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यह बताइए कि ये सेफोलॉजी और आंकड़े आने से पहले ये क्या चल रहा है? अखिलेश कौन है, तो चिरकुट नेता कौन है, तो इंडी के बनाम पीडीए। क्या लगता है आपको कि फिर से कुछ ऐसा सीन बन रहा है क्या कि इंडी भी रहेगी और पीडीए भी कोई आ जाएगा? एक विश्लेषक के तौर पर क्या देख रहे हैं दुष्यंत जी? तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। पीडीए अगर आता है, लोकतंत्र है, अखिलेश जी का उनको फैसला करना है। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह ईडी सीबीआई तो है नहीं कि लोगों को डरा दबा के जिस प्रकार से अजीत पवार जी को खींच लिया, जिस प्रकार से एकनाथ जी को खींच लिया, यहाँ खींचा तानी वाला मामला नहीं है। अगर अखिलेश जी पीडीए बनाते हैं, अखिलेश जी का स्वागत है और हम भगवान से कामना करते हैं कि वो बहुमत पाए और पीडीए को वो मध्य प्रदेश में आजमाए। मध्य प्रदेश में उन्होंने कैंडिडेट उतारे, उनको पता अभी लग जाएगा लोगों का मूड क्या है, पीडीए के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है, तो देखिए जी, ये तो लोकतंत्र है, लोगों की मर्जी से चलता है। लोग चाहेंगे कांग्रेस लीड करेगी, लोग चाहेंगे अखिलेश जी का पीडीए लीड करेगा, तो इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं। लेकिन इस बीच में जो आपने केंद्रीय एजेंसियों वाली बात उठाई ना, ये वाली बात अखिलेश के पिताजी और सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी ने भी उठाई थी, कही थी कि हमारे पीछे कांग्रेस सीबीआई छोड़ देती है। खैर, मैं लौटता हूँ जी, लौटता हूँ इस पर। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक हो सकता है ये बात मैं उन्होंने कही हो, कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन आज में कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ, लौटता हूं आपके पास। अब विनोद जी, उत्तर की बात हुई, उत्तर की बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो इतने पोस्टर लग रहे हैं, पहले ममता जी का पोस्टर लगा था, उसके बाद नीतीश बाबू का, पीएम की बात कर रहा हूं, पीएम कैंडिडेट की बात, ममता जी का पोस्टर लगा, नीतीश जी का पोस्टर लगा, अखिलेश जी का पोस्टर लगा, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि एमके स्टालिन को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जग रही है कि कल को अगर किसी तरह मेरा नंबर आए तो थोड़ा अभी से हिंदी बेल्ट के लिए अपनी इमेज को थोड़ा बिल्डअप करो, और उसी की कोशिश की है क्या एमके स्टालिन ने? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं, लेकिन पहले जो दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत जी बहुत पुराने सोशलिस्ट हैं, हमारे पुराने साथी हैं, और दुष्यंत जी बहुत जानकार, और मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वो बहुत विद्वान आदमी हैं, बेशक, लेकिन उनकी मजबूरी वही है जो जयंत चौधरी की है वहां पे। अच्छा। जी। तो दुष्यंत जी ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरह से पीडीए को सपोर्ट करते हुए या उसका विश्लेषण करते हुए दिखें, या किस तरह से कांग्रेस का इसका विश्लेषण करते हुए दिखें। तो ये थोड़ा सा उनका संकट है उनके सामने में, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, दुष्यंत जी जो बात कहना चाह रहे थे उसी बात को मैं जवाब देता हूँ, इसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि दरअसल दिक्कत क्या है कि यहाँ ये पोजिशनिंग का मामला है और ये अपने अपने हिस्से की मामला है कि अभी आप देखिए कि अभी कांग्रेस में एक नए लीडर आए हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं पश्चिम यूपी के, वो बड़े लीडर हैं। आपको याद होगा पीएम मोदी के खिलाफ में वो किस तरह से अपशब्द और किस तरह से धमकी वाली बात की थी इमरान मसूद ने। अब वो इमरान साहब बीएसपी से होते हुए, सपा से होते हुए कांग्रेस में लौटे हैं। उसकी तैयारी में सबसे पहले जयंत चौधरी आगे आए थे, उनका स्वागत किया था जी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पोजीशनिंग जो है, सिर्फ कास्ट और रिलीजन को मिलाने से अगर ये पश्चिम यूपी का एक मामला अगर आपको सत्य हुए दिख रहा है जी, तो फिर इतने जो विकास के कोशिश हुए हैं, इतने जो सारे लिंक रोड बने हैं, इतने जो रैपिड रेल बन रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है?
तो ये बात आप जान लीजिए कि आप जिस 70 के दशक की राजनीति कर रहे हैं उससे देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है। अगर आपके पास में डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, मिशन 2024 का कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो इमरान मसूद को चाहे आप जितनी पार्टी में घुमा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुष्यंत जी शायद इस बात को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात कि जब आप कह रहे थे दक्षिण की बात आप कहते हुए आप आज का स्टालिन साहब का जो लेख की बात कर रहे थे, दैनिक जागरण में छपा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिक्स में, ये एक मजबूरी है कि अन्ना मलई का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वहां पे आप उनके देखिए पिछले 6 महीने से वो लोगों के हर घर पर जाके वो एक तरह से कैंपेन किए हुए हैं और बीजेपी की वहां पे एक पहुंच बढ़ी है जो दक्षिण के राज्यों में इस तरह की कम थी वहां पे कर्नाटक के बाद। तो अब ये बात जो पिछले दिनों में जितनी शिकायतें आई थी मजदूरों को लेके कि बिहार के और यूपी के जो मजदूरों के साथ में जो उत्पीड़न हुआ था भाषा को लेके और सब चीजों को लेके, वो एक बड़ा इशू बना था और उस इशू के कारण में और उसके बाद उनका जो पुत्र है उदयनिधि स्टालिन ने वो उसको दबाते हुए उस सारी चीजों को लेके सनातन पे आए और सनातन को उन्होंने क्या क्या नहीं बताया और इस बीमारी बताते हुए इसको एकदम खत्म करने की बात कही। तो ये सबके रिएक्शन में आपकी रिपोर्ट बता रही थी, आपकी रिपोर्ट से पूछ रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है इसमें। जरूर, क्या कांग्रेस की कोई एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक नेशनल पार्टी के रूप में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पार्टी को जिस तरह से कर्नाटक ने उसको ऑन किया था, खुद चिदम्बरम के बेटे ने इस बात को सपोर्ट किया था उदयनिधि स्टालिन का, तो आज तो कम से कम इसकी सफाई देते हुए स्टालिन दिख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी धर्म से किसी भाषा से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिशन 2024 में उनके बेटे का बयान और उनका जो ये विरोध का बयान रहा है वो शायद उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। ठीक, कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल करके सब चीजों का उसको परमिशन दे रही है डीएमके को, और इतना ही नहीं कांग्रेस के नेता भी उसके समर्थन में बयान देते रहे उदयनिधि स्टालिन के। दुष्यंत जी, चाहे ये देखिए इंडी बनाम पीडीए हो या फिर उधर से दक्षिण से एक कोशिश हो, ये कहीं ना कहीं जो वोटों की, एक विश्लेषक के तौर पर पूछ रहा हूं, ये कहीं ना कहीं जो वोटों की छीना झपटी है वो वही है, वोटों की छीना झपटी और पीएम पद के लिए छीना झपटी, ये विपक्षी एकता को किस तरफ ले जाएगी दुष्यंत जी? सर, इसको हम छीना झपटी क्यों कहें जी? हम इसको लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों ना माने जी? हम इसको ये क्यों ना कहें कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपनी सीटों के लिए कुछ बात अपनी रख रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, वो थोड़ी सी बात हॉट टॉक हो गई, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लोकतंत्र में लोग हक के लिए लड़ते हैं, हक के लिए सड़क पे भी आते हैं, लोग सीटें मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी में देखिए सिर्फ अमित शाह और मोदी साहब फैसला करते हैं, तीसरा आदमी कोई है ही नहीं, बोलने वाला सुनने वाला कुछ नहीं। तो क्या वो मॉडल बेहतर है देश के सामने या इंडिया गठबंधन का मॉडल बेहतर है, जहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी कह रहा है कि मेरा अखिलेश भी प्रधानमंत्री बनेगा, जहां पे स्टालिन जी भी प्रयास कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं करके अभी खड़गे साहब और राहुल गांधी में से कोई प्रधानमंत्री बने। तो ये मॉडल अच्छा है, ये जहां सबको अपनी बात रखने का अनिला जी से पूछता हूं, अनिला जी प्रतिस्पर्धा है, ठीक, जहां एक कंपटीशन, ठीक, तो इसमें गलत क्या है? ठीक, क्या गलत है अनिला जी? गलत क्या है, आपका मॉडल बेहतर या उनका मॉडल बेहतर, बताइए। नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से चलते रहिएगा नगर साहब। आप जो हैं, जो मतलब कांग्रेस पार्टी से तो आप जुड़े हुए हैं, बाकी राजनीतिक दल जो हैं आप लोगों के साथ, उनको कहिएगा बिल्कुल इसी मॉडल पे चलते रहे। हमारा आपको उनका वाला मॉडल सूट करता है लगता है? बिल्कुल, हमें तो बहुत सूट करता है। क्योंकि इनके यहाँ जितना रायता फैलेगा नहीं समझ में आ जाएगा। मॉडल आपको सूट करता है या हमें सूट करता है, चुनाव में पता चल जाएगा। बहुत प्रशंसा हुई है, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, आप पूरा कीजिए। अभी आपकी बहुत प्रशंसा करी है ना विनोद जी ने। हाँ, आप पूरा कीजिए, लाज रख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना इनके यहाँ रायता फैलेगा उतना हमारे लिए तो अच्छा है ना। पब्लिक समझ जाएगी जो दिखा रहे हैं वो असली चीज है ही नहीं, सब चाइनीज माल दिखा रहे हैं, असली माल कुछ नहीं है। अगर असली 24 कैरेट अगर प्राइम मिनिस्टरशिप रही है और रहेगी, वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपने जो बात कही ना
रायता फैलना, उनका रायता फैलना आपको सूट करता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कुछ फैल भी रहा है। आगे कितना फैलेगा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन छोटी सी टिप्पणी विनोद जी जोड़ेंगे। जोड़िए विनोद जी, आप भी आता लाल जी जो अभी अनिला जी बता रही थी रायता फैलने की बात, हाँ वो रायता सचमुच में बिहार में फैल गया है। शायद हम लोग इस चर्चा में इसको नहीं ला पाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रायता की बात वो कह रही थी कि देखिए बिहार में आज जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई ये हमारा कोई इशू नहीं है, दरअसल ये एक इंडिया गठबंधन में आप कह सकते हैं कि ये इशू धीरे धीरे एक तरह से इतना मजबूत हो रहा है कि कभी भी विस्फोट कर सकता है। खिचड़ी परसों नीतीश कुमार ने ये बात कह दिए थे कि असली उत्तराधिकारी हमारी तेजस्वी यादव है। खिचड़ी पकेगी कि रायता फैलेगा, देखना पड़ेगा। तीसरी बार है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना अधिकार बताते हुए, लेकिन ये साथ में ये भी बताया कि ये बच्चा है अभी, लेकिन हमारा उत्तराधिकार कर देंगे। तो आप कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या दुष्यंत जी? दुष्यंत जी जोड़िए 10 सेकंड में। दुष्यंत जी। सर देखिए ये जो चुनाव लोकतंत्र में चुनाव के परिणामों से फैसला होता है। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम बता देंगे। ये अच्छा, बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, उस पर विनोद जी भी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी जुड़ने के लिए, अनिला जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि खिचड़ी पकती है या फिर रायता फैलता है 2024 के चुनाव से पहले। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अभी जो 5 राज्यों में चुनावी हलचल है उस पर बात करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई है कि 5 राज्यों में क्या कुछ चुनावों को लेकर चल रहा है, इस पर करेंगे हम चर्चा। तो 5 राज्यों में चुनावों के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में तकरार जारी है। विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी है। ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का
ऐलान हो चुका है और चुनाव प्रचार जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के कई शीर्ष नेता आज प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास पर हैं। तेलंगाना में भी भाजपा की प्रचार अभियान तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गजों के कार्यक्रम हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजनीतिक दलों ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी प्रक्रिया जारी है। अधिकांश उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर पार्टियों को टिकट बंटवारे से उपजे असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस में यह विरोध सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई पार्टियों में भी टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों में नाराजगी है। इस बीच विपक्ष के इंडी गठबंधन में दरार साफ दिखने लगी है। एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं गठबंधन में शामिल दल। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सीएम चेहरा घोषित हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत या फिर किसी और को कांग्रेस ने घोषित नहीं किया सीएम फेस के तौर पर। बीजेपी से कांग्रेस पूछ रही है कि सीएम का चेहरा कौन है, लेकिन खुद कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मजबूरी सामने आ रही है। इस मामले में बीजेपी से कांग्रेस पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के टोंक से हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक, का राजस्थान पर आपने मुझे लगता है कि चुनावी थर्मामीटर लगभग अब कहें तो करीब करीब 2 हफ्ते से लगा रखा है। आप बहुत कुछ वहां पर चुनावी थर्मामीटर के जरिए नाप रहे हैं। तो आज मैं आपसे खास तौर पर यह चर्चा करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को पेश कर दिया, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत को जो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको पेश नहीं कर पाई सीएम फेस के तौर पर। तो ये जो हमने लंबे समय तक गहलोत वर्सेस पायलट का जो देखा है, जिस तरह वहां पर तनातनी रही है, क्या ये उसी की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल उसकी वजह से हुआ है। और मत भूलिए कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था तो किस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी और उनके दूतों को और राहुल गांधी को गच्चा दिया था और उन्होंने कहा था मैं राजस्थान में बना रहूंगा, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है अशोक गहलोत को दिल्ली में लाना चाहता था। और उसके बाद जो है क्योंकि दरअसल शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, जो पहले से भी बात ये थी, वो तय था कि मतलब 2.5 साल की बात होगी, 2.5 साल अशोक गहलोत होंगे, 2.5 साल जो है वो जो है मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन पायलट को बगावत करनी पड़ी और उसके बाद भी जो उनको किसी तरह से मनाया गया, उनकी नई पार्टी बनाएंगे, ये सब चल रहा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो साफ तौर पर जो है अशोक गहलोत के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अशोक गहलोत आज भी जो है जमीन पे पकड़ रखते हैं, राजस्थान में पकड़ रखते हैं। लेकिन सचिन पायलट को शीर्ष नेतृत्व चाहता है मुख्यमंत्री के तौर पर बनाना। और इसी चक्कर में आज तक भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अशोक गहलोत को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। यहां तक कि अशोक गहलोत अपने खुद के जो उनके बहुत खास लोग हैं, शांति धारीवाल जैसे मंत्री हैं, उनको टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। अशोक गहलोत की टिकट वितरण में यह स्थिति है। जबकि जो कांग्रेस की जो अब तक टिकट आई है उसमें सचिन पायलट के लोगों का बोलबाला दिखता है, तो सचिन पायलट को जो है काफी तवज्जो मिली है। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार ये संकेत दे रहा है कि अगर अब की बार सरकार आती है तो सचिन पायलट ही जो है वो
दरअसल मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अशोक गहलोत इतनी जल्दी बाजी हारने वालों में से नहीं है, उनको जादूगर कहते हैं। लेकिन पहली बात तो यही है कि इस झगड़े के बीच कांग्रेस दोबारा रिपीट कर पाती है नहीं कर पाती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। और जितना आपने बताया, मैं लगातार घूम रहा हूं और जमीन पर जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है वो थोड़ा माहौल दिख रहा है। अभी मैं टोंक में हूं, यहां पर जरूर लोग सचिन पायलट, क्योंकि उनका इलाका उनका गढ़ है, लेकिन अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो वहां कांग्रेस की सिचुएशन इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। लालचंद, एक बात और अशोक, जब टिकट नेताओं को नहीं मिलती है, उम्मीद होती है टिकट नहीं मिलती है तो बागी हो जाते हैं, और यह समस्या लगभग सभी पार्टियों में होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में यह वाली मुश्किल इस बार ज्यादा बड़ी दिख रही है, बागियों से परेशानी वाली, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी जिनको टिकट नहीं मिला, अन्य पार्टियों में भी, वो निश्चित रूप से असंतुष्ट होते हैं, लेकिन कांग्रेस की यह समस्या बड़ी क्यों दिख रही है? देखिए, बड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा झगड़ा जो है वो कई सालों से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया, मैं अभी टोंक में हूं। टोंक में यहां पर सचिन पायलट पिछली बार 54,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, तो उनकी यहां पर जो है अच्छा खासा जनाधार है। मुस्लिम और गुर्जर वोटों के कारण उनको जो है यहां पर जो है उनको जो हमेशा एज रहती है। लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर में लोग कहते हैं कि ये जो झगड़ा चल रहा था सचिन पायलट वर्सेस अशोक पायलट, इसके कारण यहां का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सचिन पायलट यहां पर आते नहीं है, यहां पर कभी कभी आते हैं, वो बड़े नेता हैं। जबकि सचिन पायलट के समर्थक ये कहते हैं कि सचिन पायलट बड़े नेता है, वो लोगों के घरों के हर एक के घर के आगे आके उसके सामने थोड़ी सफाई करवाएंगे। तो ये सारी राजनीति चल रही है। लेकिन इस सब के बीच इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने कहा वो ये है दरअसल कि देखिए, जो बागी जमीन ऊपर दिखते हैं वो तो एक अलग बात है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है बगावत करके उतरे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह का टसल होता है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, तो होता क्या है, सचिन पायलट गुट के लोग अशोक पायलट के जहां कैंडिडेट है उनको हराने की कोशिश करेंगे, और अशोक पायलट गुट के लोग सचिन पायलट के जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको हराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फिर सारा दारोमदार यह होगा कि भाई जो कांग्रेस के विधायक चुनकर आते हैं उनमें किसका पलड़ा भारी होता है, सचिन पायलट का पलड़ा भारी होता है या अशोक गहलोत का। तो जो अंदर खाने डैमेज करने की कोशिश होगी वो ज्यादा गंभीर मसला है, और वो एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कांग्रेस के लिए मुश्किल है, और ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी है कांग्रेस के साथ बड़ी मुश्किल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। हमारे वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर का। 4 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई है, तो जनवरी में जो संभावित चुनाव है उसके मद्देनजर क्या चौथी बार वो सत्ता में वापस आ सकते हैं, ये चर्चा है। और ये चर्चा क्यों है? इसलिए कि क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक राष्ट्रीय अपराधी और कायर भगोड़े को न्यायिक शरण देकर कानून को दफन कर दिया गया। लेकिन पीटीआई कोई भी आरोप फौज पर सीधे लगाने से बच रही है, और पाकिस्तान में अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है जिसे नवाज शरीफ से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लौटने पर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने तो जमकर स्वागत किया। उनके भाई और पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अब पाकिस्तान दोबारा पटरी पर लौट आएगा। लाहौर की एक भव्य रैली में नवाज शरीफ ने भविष्य के लिए भी खुलासा किया कि अपने पड़ोसी से निरंतर दुश्मनी लेकर पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इशारा भारत की तरफ था। अपने इस बयान के जरिए नवाज शरीफ भारत के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की वकालत करते हुए तो दिखे, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं, बहुत सारे किंतु परंतु हैं। सवाल यह कि पाकिस्तानी फौज क्या उन्हें रिश्ते सुधारने के लिए कोई मैंडेट देगी, क्योंकि पाकिस्तान और वहां की फौज की फितरत को हम सब जानते हैं। जानकार मानते हैं कि फौज ने ही इमरान खान को सामने लाकर नवाज शरीफ को सत्ता से चलता कर दिया था करीब 5 साल पहले। उस समय इमरान मोहरा थे, और अब उसी फौज ने इमरान खान को सत्ता से हटाकर बियाबान में धकेल दिया है। इमरान का फौज के खिलाफ प्रदर्शन ने उन्हें राजनीति में हाशिए पर ला खड़ा किया। 2017 के बाद अब तक पाकिस्तान ने 5 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, लेकिन नवाज शरीफ को दोबारा लाने के पीछे फौज की कोई मजबूरी तो जरूर रही होगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की दिवालिया स्थिति में सियासत को पटरी पर लाना भी फौज के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो नवाज शरीफ को क्या मोहरा बना रहे हैं, अगला मोहरा, वो भी फिर से। दुनिया की बदली परिस्थिति में पाकिस्तान
अब अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। नहीं तो वहाँ से पहले बहुत कुछ समर्थन मिल जाता था, बहुत कुछ मिल जाता था अमेरिका से। मुस्लिम देशों ने भी पहले ही कंगाल पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। इस हालत में पाकिस्तान को अपने पुराने स्टैंड को बदलकर दुनिया का भरोसा जीतना होगा। लेकिन ये चुनौती नवाज शरीफ के लिए भी है। उनकी पार्टी पिछले वर्षों में अपना जनाधार खो चुकी है, तो फिर कैसे उसे दोबारा वो जुटाएंगे। उधर फौज के प्रति भी लोगों का भरोसा टूटा है। पहली बार लोगों ने रावलपिंडी में फौज के खिलाफ प्रदर्शन किया था और वो बड़ा प्रदर्शन था। पाकिस्तान एक बेहतर कल के लिए आगे बढ़े, ये तो सभी की इच्छा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर किस तरह का रवैया रखता है, यही नवाज शरीफ का लिटमस टेस्ट भी है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान की खबरों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। अगला मोहरा फिर से नवाज शरीफ को बनाया है फौज ने विनोद जी, क्योंकि इमरान खान जो उनका मोहरा था वो लगता है कि जिसे कहते हैं कि उसने बगावत कर दी या वो दूर चला गया। विनोद जी। लाल जी, आप मान सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कम से कम एक शुभ संकेत है कि नवाज शरीफ की वापसी जो हुई है, इतने दिन 4 साल के बाद नवाज शरीफ वापस लौटे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है, माली हालत किस तरह के ख़राब है वो आप जान रहे हैं। पिछले वर्षों से जो पाकिस्तान की हालत है कि IMF, वर्ल्ड बैंक से लेके सारे इंटरनेशनल बैंक ने कर्ज देना बंद कर दिया है। चाइना ने पहले ही बंद किया हुआ था, सारे गल्फ कंट्री ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है जी। इस हालत में जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के जिम्मेदार कौन है जी? तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज भी है, जो वही पाकिस्तानी फौज है कि 2017 में नवाज शरीफ को बेदखल करवाया। नवाज शरीफ अपने वतन से उनको बाहर जाना पड़ा, तीसरी बार नवाज शरीफ को भागना पड़ा है। और इसके बाद नवाज शरीफ की जब वापसी हुई है, तब पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसा बना है कि फौज ने उनको फिर से दोबारा से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की है। 17 में कि आपको याद होगा, जिस समय में इमरान खान को लाके नवाज शरीफ को एक तरह से उन्होंने मान लिया था कि इसको आप पब्लिक में कोई सपोर्ट नहीं है, तो इमरान खान को खड़ा किया और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला भी वही फौज है। लेकिन जब इमरान खान उस फौज के सामने में आंख दिखाने लगे थे, तो जाहिर सी बात है इमरान खान कहाँ फेंके गए ये हमको सारी दुनिया को पता है। तो ये सारी जो कसमकस है वो सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में आज तक जो वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या डेमोक्रेसी है, वो कभी अपना सत्ता ले ही नहीं पाए। पैसा का जहाँ तक आप देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान अपने को सेंटर में पाया, तो अमेरिका से लेके सारे जो मिडिल ईस्ट से कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट रहा और पाकिस्तान का भरपूर पैसा मिलता रहा। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एज ए इकोनॉमी के रूप में अपने को खड़ा करने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब नवाज शरीफ लाहौर के मीटिंग में, पब्लिक रैली में जो जोश खरोश के साथ में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने आए थे, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये बात कही है कि अगर हम अपने पड़ोसियों से उससे लड़ते रहे होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने पड़ोसी से बेहतर रिलेशन बनाना होगा। ये माना जाएगा कि इस बात के लिए अगर संकेत नवाज शरीफ दे रहे हैं कि भारत के साथ अगर वो बेहतर रिलेशन कायम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली भारत पाकिस्तान के रूप में, के मैत्री के रूप में या एक रिश्ते के रूप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि नवाज शरीफ के लिए लिटमस टेस्ट है कि अगर नवाज शरीफ उसी पाकिस्तान के पॉलिसी पे, जो फॉरेन पॉलिसी उसका आतंकवाद है और जो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स है, अगर वो उसी को रखे रहेंगे तो शायद नवाज शरीफ पे कोई भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए या 5वीं बार। बड़ा सवाल यही है कि फितरत बदलेगी क्या पाकिस्तान की और नवाज शरीफ बदल पाएंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद जी, इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।